वेलकम बैक टू केयर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। मैं सुशील एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज 4 नवंबर 2020 है, तो इसी के साथ मेरे 2 साल किडनी ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 4 नवंबर 2018 को हुआ था, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो 4 नवंबर 2018 से लेकर के 4 नवंबर 2020 हो गया, तब से लेकर अब तक मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मैं टाइम टू टाइम अपने दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह जो भी है, रिपोर्ट्स वगैरह कराता रहता हूँ। तो अभी तक मुझे कोई कॉम्प्लिकेट्स अपने शरीर को देखने को नहीं मिले हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में हम 10 वीडियो किडनी जो ख़राब फेलियर होते हैं, वो किडनी फेलियर से लेकर के किडनी ट्रांसप्लांट तक की जर्नी के बारे में हम बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किडनी फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण से अपनी किडनी फेल होती है, किडनी के रोग कितने प्रकार के होते हैं और इनके मतलब कि इनके लक्षण वगैरह क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ ही मैं अपने भी लक्षण साथ साथ बताता जाऊँगा कि मेरे साथ क्या ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे जिससे मेरी किडनी ख़राब हुई थी, क्या क्या मैंने लापरवाहियाँ की थी जिसके कारण मेरी किडनी ख़राब हुई थी। वो लक्षण मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम उस टाइम टॉपिक के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं किडनी ख़राब होने के कारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किडनी के मतलब कि रोग कितने प्रकार होते हैं किडनी के अंदर। मतलब जो किडनी फेल होता है उसमें 2 प्रकार के किडनी फेलियर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्यूट किडनी डिजीज़। इट मीन्स कि आपकी किडनी अचानक किसी भी कारण से ख़राब हो जाती है, तो उसको एक्यूट किडनी डिजीज़ बोलते हैं। और दूसरा होता है सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि जब अपने बॉडी के अंदर से धीरे धीरे से कॉम्प्लिकेट्स बढ़ते जाते हैं जो अपनी बॉडी को मतलब कि अपनी किडनी को ख़राब कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपनी किडनी को धीरे धीरे ख़राब करते हैं वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि एक्यूट किडनी में तो अचानक किडनी ख़राब होती है और क्रोनिक मतलब सीकेडी के अंदर आपकी किडनी धीरे धीरे ख़राब होती है। उसके में अंदर आपको साल 2 साल 3 साल तक का भी टाइम लग जाता है। मेरी किडनी जो ख़राब हुई थी वो मुझे शायद लगता है कि 4 साल लगे थे उसको कम्प्लीटली ख़राब होने में। क्योंकि 2014 के अंदर मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था, तो 20 दिन के लिए एडमिट हुआ था। उसमें मैंने रीनल डॉपलर वगैरह सब कुछ करवा लिया था, अपने टेस्ट किडनी की पूरी जांचें करवा ली थी। लेकिन अब मेरे ब्लड प्रेशर के कारण मैं एडमिट हुआ था, तो ब्लड प्रेशर को फाइंड नहीं कर पाया वो किस कारण से आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता है। मेरा ब्लड प्रेशर 220-30 मैं जब 220-30 के लगभग जाता है, और जो सिस्टोलिक होता है यानी कि बाय 230 बाय 120-25 तक चला जाता था। तो तब से लेके अब तक मैं मेडिसिन मतलब कि आप ये मान लो मैक्सिमम लेवल पर मैंने मेडिसिन से ली थी बीपी की डाउन करने की। लेकिन मेरा बीपी फिर भी बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ था। हाँ, मुश्किल से 10-20 एक स्टेज पे डाउन हुआ था। जैसे 220-25 रहता था, 200 के लगभग रहता था, 220-210 तक मेरा गया था। मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, यानी नेक के बराबर फ़र्क पड़ा। तो 4 साल लग गए। 4 साल बाद मुझे किडनी ख़राब होने का पता चला था, यानी 2018 के अंदर। तो मेरी किडनी जो ख़राब हुई थी जब मुझे पता लगा 2 फरवरी 2018 को पता लगा था। क्योंकि 1 फरवरी 2018 को मैं ऑफिस के अंदर काम कर रहा था, जब अचानक मुझे मतलब कि अपने इंटरनल पार्ट के आसपास मुझे गीलापन महसूस हुआ था। तो मैंने जब वॉशरूम में जाके देखा तो ना तो यूरिन था, ना किसी प्रकार कोई ऐसा गीला पदार्थ था जो मेरे मतलब महसूस हुआ था। मुझे मेरे ना कोई दर्द हुआ, ना किसी प्रकार कुछ भी नहीं हुआ था। कोई मतलब कि मुझे ऐसा कोई साइन नहीं दिखे जिससे मुझे मतलब कि परेशानी हुई, ऐसा कुछ हुआ। मुझे बस लिक्विड सा महसूस हुआ। तो वॉशरूम में अंदर जाके देखा था मैंने, उसके अंदर ब्लड निकल रहा था, मेरे खून के थक्के निकले थे अपने यूरिन मार्ग के द्वारा। यूरिन में नहीं, यूरिन मार्ग में द्वारा। मेरी अंडरवियर एक तरह से रेड हो गई थी। तो मैंने जाकर के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए लिखा। तो नेक्स्ट डे मैंने टेस्ट करवाया, क्योंकि वो रात को करीब 7 बजे की बात थी, इसलिए टेस्ट मैंने नेक्स्ट डे करवाए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर मैंने छुट्टी ली थी अपने ऑफिस से और मैंने टेस्ट करवाया। तो तब मुझे पता लगा तो मेरा क्रिएटिनिन 2.35 था। तो उसके बाद मैं टेंशन में आ गया
मैंने मेडिसिन से स्टार्ट की, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की थी। मतलब मलेशिया से मैंने दवाइयाँ मंगाई थी अपने मतलब कि अपने किडनी को रीजनरेट करने वाले, सेल्स को रीजनरेट करने वाली दवाइयाँ होती है, वो मैंने वहाँ से मंगवाई थी। काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ा था वो, मेरे 25,000 रुपये पर मंथ की दवा पड़ती थी वो। उसके अलावा टेस्ट अलग थे, सब कुछ अलग थे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जितनी मेहनत की है ना अपनी किडनी को बचाने के लिए, शायद ही कोई करता होगा इतनी मेहनत, चाहे कितने पैसे वाला हो चाहे कितने का, वो भी इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैंने मेहनत की थी। तो लेकिन मेरे कुछ और शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेट्स थे, मतलब मेरी किडनी के अंदर ही बाय बर्थ कॉम्प्लिकेट्स थे, इसलिए मैं उस किडनी को बचा नहीं पाया। अदरवाइज़ वो मेडिसिन इतनी कारगर थी आपकी, मतलब कि वो किडनी को अच्छी तरह मतलब पुनर्जीवित करने वाले ऐसे सेल्स को पुनर्जीवित करने वाली ऐसी मेडिसिन बहुत सी हैं। मलेशिया की हैं वो, यहाँ की नहीं है, अपने आयुर्वेदिक है सारी। और तो मैंने बहुत से प्रयास किए, मैंने मतलब कि भीलवाड़ा की दवाई भी दी थी। जब उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने सोचा भीलवाड़ा की ट्राई करते हैं। भीलवाड़ा के अंदर दवाई देते हैं, वो क्या मतलब नवग्रह आश्रम की होती है, वो भी ली थी मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब बकवास है, सब पागल बनाते हैं वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा चलो यार यहाँ से नहीं पड़ ही पाया, तो दिल्ली के अंदर एक वो क्या नाम से दिल्ली के अंदर नाम था उसका, साई संजीवनी, डॉक्टर पुरू धवन का। तो मैंने उसके वीडियोस वगैरह देख करके मैं उसके पास गया, उसने भी मुझे मेडिसिन दी, 5,000 रुपये पर मंथ की मेडिसिन उसने दी मुझे। लेकिन तब भी मैंने मलेशिया वाली दवाई नहीं छोड़ी थी। मैंने जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तब तक मलेशिया की दवाई मेरे साथ चलती रही थी, क्योंकि वो मेरे शरीर में दूसरे कॉम्प्लिकेट्स पैदा होने नहीं दिए थे। जैसे कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आना या लीवर में कोई प्रॉब्लम आना, मतलब शरीर में दूसरी जगह कोई बीमारी हुई नहीं मुझे उस तरीके से। किडनी को ठीक नहीं कर पाई तो कम से कम उसने मेरा दूसरे बीमारियों को तो वो मतलब कि दूसरी बीमारियों पे हावी नहीं हुई वो बीमारी। तो इस वजह से मैं बचा रहा, मुझे किसी भी तरह से कोई कॉम्प्लिकेट्स अपने शरीर में देखने को नहीं मिले थे तब तक मैंने ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट में मेरे केवल किडनी के अलावा मुझे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी मेरे। बस फ़र्क ये पड़ा था कि आयुर्वेदिक जो नवग्रह आश्रम की ली थी मैंने, वो डॉक्टर पुरू धवन की मैंने वो दवाइयाँ ली थी 5,000 रुपये की, उससे मेरे पेट में अल्सर हो गए थे। क्योंकि वो काढ़ा देते हैं, वो काढ़ा नहीं देते, पता नहीं जहर सा देते हैं एक ऐसे तरीके से, बहुत मतलब कि इतना कड़वा होता है, इतना कसैला होता है वो, मतलब आप पी नहीं सकते उसको, लेकिन मैंने उसको फिर भी पिया। तो मैंने वो नवग्रह आश्रम और अपने डॉक्टर पुरू धवन की जो साई संजीवनी की जो मेडिसिन है वो मैंने कम से कम 4 महीने ली थी, 4-5 महीने ली थी मैंने, 5 महीने ज़्यादा ही ली थी, 6 महीने के करीब ली थी मैंने। लेकिन उन दोनों से मेरे पेट में इतनी भयंकर तरीके से अल्सर हो गए थे, मतलब मैं जब फ्रेश होने जाता था ब्लैक वो आती थी, ब्लैक पोटी आती थी। तो डॉक्टर से मैंने पता किया तो वो बोलते हैं जब अपने पेट के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं, अल्सर होता है या कुछ होता है, तो वो ब्लड लेटरिन के साथ साथ निकलता है, तो वो लेटरिन ब्लैक हो जाती है, स्टूल जो आपका है वो ब्लैक हो जाता है। तो उसका इलाज मेरे कम से कम 15-20 दिन चला था। अब मैं जब ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट हुआ था, जब पहले तो मेरा इलाज एक अल्सर किया, उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए मैं गया था, डायलिसिस वगैरह जो भी थी उस तरीके से। तो इस आयुर्वेदिक के चक्कर में ना पड़े, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि आयुर्वेदिक किसी न किसी बीमारी में तो कारगर होती है। लेकिन जो किडनी की बीमारी है, वो किडनी की बीमारी एक बार होने के बाद, सही बताऊँ मैं दोस्तों, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, किडनी की बीमारी जब आपकी होती है ना, तो जब आपका क्रिएटिनिन 5-6 से ऊपर चल जाता है ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी दवाइयों से रोकना बहुत मुश्किल। हाँ, किसी किस्मत ठीक हो या फिर ऐसे कोई बीमारी, मतलब किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, छोटे मोटे इन्फेक्शन के कारण किडनी अगर धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ता है तो उसको ज़रूर रोका जा सकता है। लेकिन एक बार एक स्टेज 5-6 से अगर स्टेज पार हो गई, 6 से अगर स्टेज पार हो गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सब पागल बनाते हैं आयुर्वेदिक वाले। आप होम्योपैथिक ज़रूर ले सकते हैं, होम्योपैथिक बहुत कारगर चीज़ है। होम्योपैथिक भी मैंने ली थी तो उससे मेरा बहुत फ़ायदे हुए थे, सर्दी जुकाम वगैरह नहीं लगने दी मुझे, कुछ नहीं लगने दिया, मतलब ऐसे कई वो होते हैं, इम्यूनिटी भी मेरी बढ़ गई थी तो इस वजह से। लेकिन मैं कमज़ोर शरीर से नहीं हुआ, इसका रीज़न ये था कि मलेशिया की मैंने दवाइयाँ ली थी, जो अपना था वो मैं दवाइयाँ मैं आज भी रखता हूँ, मेरे परिवार के सारे लोग लेते हैं, क्योंकि वो अगर बीमार नहीं हो आदमी वो अगर लेता है ना तो उसको बहुत बेनिफिट वाली दवाइयाँ हैं वो। तो ये था। अब मैं बताता हूँ किडनी ख़राब होने की, ये तो मेरी कहानी थी सर, जो मैं बताता हूँ आपको। अब किडनी ख़राब होने के कारण होते हैं, किडनी ख़राब होने के जो मेन कारण है वो बीपी होता है। बीपी आप कंट्रोल रखिए, किडनी आपकी ख़राब नहीं होगी। बीपी हुआ, शुगर हुआ,
एनीमिया यानी कि खून की कमी हुई, आपके पेशाब के अंदर जलन होना, पेशाब करते वक्त आपके दर्द होना, पेशाब का रंग चेंज होना, पेशाब का गाढ़ा होना, ये सब चीज़ें एक किडनी की ख़राब होने की निशानियाँ। नाखूनों ख़राब होना, हाँ मेरे भी नाखून ख़राब हुए थे, उसका भी मैं लक्षण मेरे में देखने को मिला था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, मतलब छोटी मोटी वो समझ के इग्नोर कर दिया था। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी भी मेरे वो लक्षण है, देखो ये नाखून है, ये देखो कैसे भंगूर हो गए हैं, और ये नाखून देखो दूसरे, ये 2 अंगुलियों में नाखून मेरे भंगूर हुए थे, ये देख लीजिए आप। ये देखो अंगूठा साफ़ है बिल्कुल, ये वाली बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, 2 अंगुलियाँ मेरी ख़राब हुई है। और दाँत खाज खुजली होना, ये भी एक लंबे समय तक दाँत खाज खुजली होना, ये भी एक किडनी की निशानी है। ये सब इसमें लक्षण भी आते हैं, दिखाई देते हैं जो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे लक्षण कोई भी दिखाई दे तो आपको टेस्ट कौन कौन सा कराना है। सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है। ब्लड टेस्ट के अंदर आप KFT ज़रूर करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें सारे किडनी फंक्शन टेस्ट से सारी चीज़ें आ जाती हैं। पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम, ये चीज़ें ज़रूर करवाएं साथ साथ में। अगर आपकी पोटेशियम लेवल डाउन होगा तो किडनी ख़राब होने के चांसेस उतने ही बड़े होंगे, और पोटेशियम अगर बढ़ गया तो भी चांसेस होते हैं, मतलब पोटेशियम के लेवल में होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूर करें। पोटेशियम लेवल मेरा 3.2, 3.1, 2.79 ऐसे रहा था, इसीलिए मैं वो भी ध्यान भी नहीं दिया, डॉक्टरों ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया था। जब मैं 2014 के अंदर एडमिट हुआ था तो सारी जांचें करा रही थी मेरी, किडनी विडनी सबकी, वो सब कुछ ठीक थी, लेकिन पोटेशियम पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो पोटेशियम की कमी के कारण मेरा किडनी डैमेज हुई, पोटेशियम के साथ साथ BP का होना। तो मेरी आपसे लोगों से सब गुजारिश है कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है उसको छोटा मत समझिए, अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। एक फैमिली डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है, आपके घर में एक फैमिली डॉक्टर होना ज़रूरी होता है। आप किसी प्रकार से किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क करिए, लगातार संपर्क करिए, आप उसे फैमिली डॉक्टर बनाइए, वो आपको मतलब कि आपको सही सलाह देगा, सही टाइम पे सही सलाह देगा। आप उसके अंडरटेकिंग में रहिए, उसके सजेशन में रहिए, तो आपको कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपना डॉक्टर कभी मत बनिए, खुद अपना डॉक्टर मत बनिए, ये मेरी यहाँ पे दिली गुजारिश है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन ज़रूरतमंद लोगों के पास भेजिए जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किडनी ख़राब होने में के दौरान आपको जब ये टेस्ट वेस्ट करवा लोगे आप, किडनी ख़राब हुई है या किडनी ख़राब जिनकी हो चुकी है, उसके अंदर क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, अपने शरीर को हेल्थ रखनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी मतलब डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस में आपके फिस्टुला बनता है। मैं मेरे शरीर के अंदर दिखाऊंगा आपको, फिस्टुला एक भी नहीं है मेरे, फिस्टुला बनाया है नहीं मैंने। उसका रीज़न ये था, मेरा शरीर हेल्दी था, और ये जब मेरे यहाँ पे शायद इस जगह होगी, यहाँ ये रहा, ये निशान रहा, ये निशान था, यहाँ पे एक कैथर लगा था मेरे, जो फिल्टर करते हैं, उस कैथर के दौरान मेरी मतलब कि जो डायलिसिस होती थी वो होती थी, ब्लड फिल्टर वगैरह होता था। तो मैंने 1 महीने बाद या 1.5 महीने, डायलिसिस के 1.5-2 महीने बाद ही मैंने 2 महीने कम्प्लीटली आफ्टर मतलब जो अपने ये मेरा कैथर डाला था उससे लेकर के, और 61वें दिन मैंने जा कर के, यानी कि 2 महीने कंप्लीट हो गए, 61वें दिन ट्रांसप्लांट करवाया था। तो मेरे इसमें एक मतलब कि फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा शरीर हेल्दी था, ठीक था, एक लेवल पे तो कमज़ोर हो गया था। ट्रांसप्लांट के लिए मेरे डॉक्टर ने मना भी कर दिया था, लेकिन वो जब डाइट को मैंने मेंटेन किया, सब कुछ किया, तो मेरा मतलब कि जब मेरा हमेशा वेट, किडनी ख़राब नहीं हुई थी जब से, और बचपन से मैं देखता आया हूँ, तो मेरा वेट मतलब अच्छा खासा वेट रहा था। और जब मैं जो लास्ट 5-6 साल थे, 4-5 साल थे, जो अपने किडनी ख़राब हुई थी मेरी 2018 में, उससे पहले जो 4-5 साल थे उसमें मेरा वेट 75-80 के लगभग रहा था, मतलब एथलेटिक बॉडी थी मेरी। तो और जब मेरा ट्रांसप्लांट कराया, जब मेरा 40 किलो वेट था, अब आप लगा लीजिए कितना मैं डाउन हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने हेल्थ वो करके, अपने मतलब कि डाइट पे कंट्रोल करके, सब कुछ करके मैंने वेट 48 किलो पे पहुंचा दिया था। 48 किलो वेट पहुंचने के बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। तो आपका हेल्दी रहना एक तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं है, भूख आपकी मर गई है, या आप खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब आपने लेवल पे खाना नहीं खाया ना, तो सही बता रहा हूँ दोस्तों, आप ट्रांसप्लांट के लिए भी नहीं जाओगे। डॉक्टर आपको पहले ही मना कर देगा ट्रांसप्लांट के लिए। तो आपका शरीर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और मतलब शरीर में हड्डियों के अलावा मांस भी होना चाहिए। कुल मिला के है, आपकी जब किडनी ख़राब होती है तो हड्डियाँ ला देता है, मांस सब खा जाते हैं, मतलब सब इतना वीक शरीर हो जाता है।
तो अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड किडनी ख़राब होने से और मेरे साथ क्या क्या मतलब बीती थी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं देखो मुझे इतना इंटरनेट चलाना तो मुझे मतलब इंटरनेट चलाना वगैरह तो आता है, लेकिन जो ये आपकी वीडियो एडिटिंग है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। वो मेरे थोड़े पहले से वो धीरे धीरे सीख जाऊँगा, जब वीडियो बनाने लगा हूँ तो थोड़ा बहुत सीख भी जाऊँगा। बाकी मुझे अच्छी नॉलेज है आईटी वगैरह की, लेकिन ये वीडियो ट्रिम वगैरह करना, कट पेस्ट करना, ये चीज़ें मुझे नहीं आती है, वो सीखना पड़ेगा मुझे। तो आप इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरतमंद जिनकी किडनी ख़राब हो गई उनको आप ये मेरा वीडियो का लिंक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे जो मोटिवेट मिलेगा आप लोगों से, कुछ मतलब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और अच्छी तरह से शेयर कर पाऊँगा। अगर आप मुझे लाइक ही नहीं करेंगे या फिर मुझे आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं सर आप भी जानते हैं, तो फिर आपको मतलब एक मन होता है ना वीडियो बनाने का, वो आप जोश से नहीं बना पाओगे तो इस वीडियो को। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगा, ना ही कोई पेशेंट आपको ये शेयर करेगा, और ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको शेयर करता हो। मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताऊँगा, यहाँ तक कि आपको फ्रेश किस तरह से होना है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बीमार होने से कैसे बचाना है, इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, सब चीज़ें बताऊँगा आपको। तो इसी साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल से मतलब कि अपने चैनल को इस वीडियो को बंद करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको खान पान बताऊँगा, किडनी ख़राब होने के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्योंकि किडनी फेल होता है ना, उससे जो खाना होता है वो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि आदमी 2-3 दिन खा लेगा, 4 दिन खा लेगा, उसके बाद आपको ऐसा लगे यार क्या खा रहा हूँ मैं, घास फूस तो नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं खा रहा। तो मैं आपको उसमें कई ऐसे हैक्स बताऊंगा, कई ऐसे मैजिक चीज़ें बताऊंगा आपको, जो आपको खाना भी अच्छा लगेगा, बाकी उससे भूख नहीं मरेगी। सबसे बड़ी बात है आपका खाना देख के ही भूख मर जाती है लोगों की, खाना देख के भूख नहीं मरेगी। तो थैंक यू, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिना स्किप कीजिए देखिएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और जो अपने फेसबुक का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको छोटी छोटी मेरे लाइफ स्टाइल को देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे, कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे चीज़ रहता हूँ, वो उनके वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी डालना स्टार्ट नहीं किया हूँ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डालना स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू, इतनी देर तक मुझे सुना आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होने जा रहा है, तो वो भी मुझसे आप डायरेक्ट मतलब कि मैसेज कर सकते हो। आप मुझे वहाँ पे मतलब कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो मुझे, या व्हाट्सएप पे आप थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करूँगा, अगर आप मुझे बात करने के लिए कहें, मैं ज़रूर कॉल करूँगा आपको, मेरी जहाँ तक सहायता होगी मैं ज़रूर पूरी करूँगा। थैंक यू दोस्तों।